टॉपिक था हमारा ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो सुनेंगे इसको। तो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर कोई फॉरेन जीन है, जैसे इंसुलिन का जीन, तो ये जो इंसुलिन का जीन है, अगर हम इसको ट्रांसफर कर दें किसमें, ई कोलाई में, तो जीन ट्रांसफर की टेक्निक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तुम लोगों को अगर याद होगा, जीन ट्रांसफर की दो टेक्निक पढ़ी थी हमने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अगर हम इसको ट्रांसफर करते हैं इस ई कोलाई के अंदर, तो ये जो इंसुलिन जीन है, ये एक्सप्रेस करके प्रोडक्ट बनाएगा इंसुलिन नाम का। तो अब इस इंसुलिन, जब ये ई कोलाई बनाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस ई कोलाई को कल्चर कर देते हैं। कल्चर कैसे कर सकते हैं, स्मॉल स्केल कल्चर या लार्ज स्केल कल्चर। स्मॉल स्केल कल्चर में मैंने बताया था, पेट्री प्लेट में अगार डालेंगे, इंक्यूबेटर में रख देंगे, और बहुत सारे ई कोलाई ग्रो हो जाएंगे। जब जितने ज्यादा ई कोलाई होंगे, उतना ही ज्यादा हमें इंसुलिन मिलेगा, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से सेपरेट कर लेते हैं। तो ये स्मॉल स्केल कल्चर बताया था। ग्राफ जो था, इसका ग्राफ जो करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, सिग्मोइडल स्मॉल स्केल कल्चर का। स्मॉल स्केल कल्चर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इस ग्राफ में क्या किया था, ये टाइम है और ये ग्रोथ है। तो अगर हम टाइम को इंक्रीज करते जाएं, तो डेफिनेटली धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाएगा और ये डिक्लाइनिंग फेज में आ जाएगा। तो ये लैग फेज होगा, ये लॉग फेज होगा, जिसको तुम एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हो। ठीक है। और ये कौन सा होगा, स्टेशनरी फेज, एसिम्पटोट भी बोलते हैं ना, एसिम्पटोट। ये कौन सा फेज होगा, डिक्लाइनिंग फेज। तो डिक्लाइनिंग फेज का आने का क्या कारण होगा, कोई बताएगा? सब कुछ डाइट कर देंगे सर। हाँ, स्पेस कम हो सर जाएगा या फूड कम जगह हो जाएगा। जगह कम हो जाएगी तो फिर वो स्ट्रगल फॉर हाँ, एग्जिस्टेंस। उनमें आपस में कंपटीशन हो रहा होगा। ठीक है। और कंपटीशन कौन सा होगा, इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक? तो इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा। हाँ, अगर बैक्टीरिया सारे सेम है, एक ही उसके हैं, तो इंट्रा। और अलग अलग बैक्टीरिया हैं, तो इंटर भी हो सकता है। खतरनाक कौन सा होता है, इंट्रा या इंटर? सर इंटर। इंटर क्योंकि सर अलग अलग आ रहे हैं। इंट्रा खतरनाक होता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर फियर्स। इवोल्यूशन में पढ़ा होगा तुमने, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जैसे एक मोस्ट एक्यूट था सर, एक मोस्ट एवोल्यूशन के था। हाँ, तो इंट्रा मोस्ट फियर्स ये होता है, इवोल्यूशन के लिए दूसरा है। ये खतरनाक ही होता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर फियर्स। भाई, लायन और लाइन आपस में कंपटीशन करें वो खतरनाक है, या लायन और जैकाल कंपटीशन करें? डेफिनेटली लायन और सर जैकाल। लाइन लाइन। हाँ, लायन और लाइन अगर लाइन कंपटीशन, लाइन वाला। हाँ, तो डेफिनेटली दिक्कत होगी। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर फियर्स, ध्यान रखना, ज्यादा खतरनाक वही होता है। ये तो इवोल्यूशन की बात हो गई, ठीक है। खैर, तो दिस इज द स्मॉल स्केल कल्चर, ये स्मॉल स्केल कल्चर है जो हमने डिस्कस किया। अच्छा, अगर हम कुछ ऐसा सोचें, कुछ कुछ ऐसा सोचें, सपोज करो हमने कुछ ऐसा एक बहुत बड़ा लार्ज वेसल बना लिया, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा बना लिया। अब यहाँ पर हमने एक मीडियम रखा हुआ है, और ऊपर एक आउटलेट रखा है, यहाँ पे आउटलेट, इनलेट, सॉरी इनलेट। यहाँ पे हम फ्रेश मीडियम ऐड करते जा रहे हैं, फ्रेश मीडियम। और यहाँ पे एक आउटलेट रखा है। इस आउटलेट से हम ना, जो हमारा एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड मीडियम है, एग्जॉस्टेड मीडियम, वो हम बाहर निकाल रहे हैं। मतलब पुराना मीडियम बाहर निकाल रहे हैं, नया ऐड कर रहे हैं। चलो ठीक है भाई। इस वाले में ना हम लोगों ने क्या काम करा है, एक ऑक्सीजन की सप्लाई भी रखी है, O2 सप्लाई भी रख दी। हम लोगों ने ना यहाँ पे एक ना रोटर लगा दिया, रोटर। रोटर क्या करता है, घूमता है। रोटर ऐसे घूमेगा, जब रोटर घूमेगा, तो इस मीडियम में, भाई फ्रेश मीडियम है, ऑक्सीजन है, बहुत अच्छे से मिक्स कर देगा इसको। मतलब मीडियम में फुल एंश्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी, मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब जब मिक्सिंग होती है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टेम्परेचर और पीएच कंट्रोलर भी लगा दिया है। टेम्परेचर और पीएच कंट्रोलर, भाई उसको भी मेंटेन रख रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक और चीज लगाई है, फॉर्म ब्रेकर। फॉर्म ब्रेकर क्या काम करता है कि जब ये मीडियम मिक्स होता है ना, रोटर घूमता है, तो झाग आ जाते हैं, फॉर्म। तो वो फॉर्म ना आए, उसको ब्रेक करने के लिए फॉर्म ब्रेकर भी लगाया हुआ है। ओके। अब सपोज करो इस मीडियम में
हम लोग ई कोलाई ग्रो कर रहे हैं, ये हमारा है ट्रांसजेनिक ई कोलाई। ट्रांसजेनिक ई कोलाई का क्या मतलब है बेटा? सर मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। हाँ, जैसे इस वाले केस में हम लोगों ने इस ई कोलाई के अंदर इंसुलिन का जीन डाला था, तो ये ई कोलाई ट्रांसजेनिक हो गया था, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई बाहर से जीन डाल दिया, खुद का तो था ही नहीं इसके पास इंसुलिन, हमने बाहर से डाल दिया, तो ट्रांसजेनिक कहलाएगा। तो अगर सपोज करो किसी एक इंडिविजुअल है, एक मिनट, अगर एक इंडिविजुअल है, इसके अंदर हम कोई जीन डाल दें बाहर से जो खुद का नहीं है, इसका एक जीन डाल दिया बाहर से, तो ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? ट्रांसजेनिक। ठीक है, जो हम डीएनए वैक्सीन लगाते हैं, डीएनए वैक्सीन के बारे में पढ़ा है तुम लोगों ने? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यस सर। क्या होता है बोलो? उसके ऊपर वैक्सीन निकाली गई थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं, हेपेटाइटिस बी की बनाई है, यीस्ट से बनाई है। तो अब सुनो, डीएनए वैक्सीन में क्या करते हैं हम लोगों ने ना, क्या काम किया कि पैथोजन वायरस के कोई डीएनए ले लिया, जिनोम। ठीक है, ये जिनोम जो है ना, ये बहुत माइल्ड है, डिजीज नहीं करता, इसको हमने एक्चुअली एनोटेट कर दिया, एट्यूनेट कर दिया, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, और हम लोग इस जीन को ना डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर देते हैं ह्यूमंस में। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कैसे हो सकता है बताओ? पढ़ा था ना हमने, माइक्रो इंजेक्शन, यस सर, माइक्रो माइक्रो इंजेक्शन। इलेक्ट्रोपोरेशन, ये मेथड पढ़े। तो ये हम मेथड यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट वायरस का जीन इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर, तो ये ट्रांसजेनिक होगा। डीएनए वैक्सीन लगेगी तो उसको ट्रांसजेनिक बोलेंगे, क्योंकि डीएनए से खुद का नहीं था, वो कहाँ से आया था? बाहर से, किसी पैथोजन का लिया था, वायरस का लिया था हमने। तो डीएनए वैक्सीन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, खैर हम वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटा अब क्या होगा, ये जो हमने इतना बड़ा वेसल लिया, ठीक है, उसमें हमने इनलेट से फ्रेश मीडियम डाला, आउटलेट से एग्जॉस्टेड मीडियम बाहर निकाल दिया। हम लोगों ने यहाँ पे टेम्परेचर और पीएच कंट्रोलर भी लगा रखा है, ये रहा। हम लोगों ने फॉर्म ना बने, फॉर्म को ब्रेक करने का भी तरकीब है हमारे पास। ऑक्सीजन की सप्लाई कांस्टेंट दे रहे हैं। तो इसमें ट्रांसजेनिक इकोलाई डाल दिया, जिसमें एक बाहर का हमारा जरूरतमंद जीन है, जिसके हम प्रोडक्ट चाहते हैं, से इंसुलिन इन दिस केस, या कोई एंजाइम, कुछ भी हो सकता है। तो अब जब ये इसका मुझे बताओ, जब ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, क्या इसे फूड की कमी होगी? नो सर। फूड तो बड़ा अच्छा खासा मिल रहा है, फ्रेश मीडियम ऐड करते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट से निकालते जा रहे हैं। स्पेस की भी कमी नहीं है, क्योंकि इस बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, स्पेस लार्ज वेसल लिया है, बहुत बड़ा बहुत लार्ज वेसल लिया है हमने। ठीक है, मतलब स्पेस की भी कमी नहीं होने देंगे इसको, यहाँ पर इनफ होगा, बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएगा। ऑक्सीजन अच्छी खासी दी है, कंट्रोल सारे एनवायरमेंट है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है हमने, इसको बोलते हैं बायोरिएक्टर। इसको क्या बोलते हैं? बायो रिएक्टर। तो बोल सकते हैं कि बायोरिएक्टर से हम लार्ज स्केल कल्चर कर सकते हैं। यस सर। यस सर। हाँ, तो बेटा ये बायोरिएक्टर का टाइप, एक मैंने सिंपल वे में बायोरिएक्टर बता दिया। तो ये बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर से हम लार्ज स्केल कल्चर कर पाएंगे। और लार्ज स्केल कल्चर करेंगे तो अगर हम देखें, मैं अगर यहाँ पे टाइम ले लूं, ठीक है, और यहाँ पे ग्रोथ ले लूं इस एक्सेस पे, पैराबोला। हाँ, तो जे शेप कब आएगा ऐसा? पैराबोला जे यस शेप, सर, पैरा जो भी है। जे शेप कब आएगा? मतलब हमेशा ये कैसे फेज में रहेंगे? एक्सपोनेंशियल लॉग फेज में रहेंगे हमेशा। तो दिस इज अ जे शेप कर्व। ये जे शेप कर्व आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ह्यूमन पॉपुलेशन की जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो कौन सा जे शेप कर्व करेगी या एस एस शेप? सिग्मोइडल करेगी शायद फ्यूचर में। सिग्मोइडल। सर हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है अर्थ पे, सिग्मोइडल या जे शेप? सिग्मोइडल। मतलब अभी हमारी सिग्मोइडल में लॉग फेज में है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब स्टेशनरी फेज आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? रहने की यस जगह सर। कम और खाने की जगह कम। तो सर हाँ, लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैं, डियर है फॉरेस्ट में या कोई भी है, उनको हम जे शेप में हम आइडियल कंडीशन में नहीं ला सकते। अ, खाने की या स्पेस की कमी तो होगी ही होगी। तो खैर, बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर से हम लार्ज स्केल कल्चर करते हैं और जे शेप का वो ऑब्टेन होगा। ठीक है बेटा, तो बायोरिएक्टर का काम क्या है, ये समझ आया? बोलो यस सर। बेटा। Yes, sir. गुड।
बायोरिएक्टर का काम क्या है वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि बायोरिएक्टर भी लार्ज स्केल कल्चर में काम आते हैं। और कैसे काम आते हैं इसमें हम इनलेट, ये देखो डायग्राम बनाया है, इनलेट है, आउटलेट है, फॉर्म ब्रेकर, ये सब हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसकी कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं कि बायोरिएक्टर की डेफिनेशन क्या है, कैसे है, तो सुन लो। तुम लोगों ने स्कूल से मॉड्यूल ले लिया क्या सबने? यस सर। यस सर। ओके। जिस बच्चे पे नहीं है बेटा वो ले सकता है, स्कूल में मॉड्यूल अवेलेबल है। मैं तुम्हें शायद अनाउंस कर रहा था क्लास में, नहीं याद नहीं मुझे। स्कूल में मॉड्यूल अवेलेबल है तो तुम जाके कलेक्ट कर सकते हो बेटा। चलो खैर, आप सुनेंगे। अ, भाई हम लोगों ने जो पढ़ा, कुछ बातें हैं हम जो लिखने जा रहे हैं। तो तो हम लोगों ने देखा कि भाई डिजायर जीन लिया, हमने डिजायर लिंक किस में डाल दिया, उसमें वेक्टर में, वेक्टर से चला गया हमारे होस्ट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल स्केल कल्चर तो पढ़ चुके हैं, लार्ज स्केल कल्चर देखते हैं। लार्ज स्केल कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं एक जैसे हमने एक जीन लिया, ध्यान सुनेंगे इस बात को, ये इंसुलिन का जीन है, ठीक है। ये हमने एक वेक्टर में डाल दिया, इसको हमने वेक्टर में डाल दिया, तो इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे बेटा, ये तो सबको पता है। और ये जो वेक्टर है, सर वेक्टर डीएनए ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई में, ई कोलाई का ये न्यूक्लियोइड, ठीक है। और ये वेक्टर हमारा, वेक्टर डीएनए आ गया इसके अंदर, इसको लेकर, किसको लेकर, इंसुलिन जीन को लेकर। तो ये तो होस्ट है ना बेटा, ये तो होस्ट है, होस्ट सेल, ई कोलाई है होस्ट सेल। अब सुनेंगे ध्यान से, क्या ये इंसुलिन का जीन जो ई कोलाई में आया है ये इसका खुद का है? नो सर। नहीं। तो इस केस में ये, इसको बोलते हैं हेट्रोलोगस होस्ट, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, इसको बोलते हैं हेट्रोलोगस होस्ट। तो हेट्रोलोगस होस्ट क्या होते हैं? अगर कोई ऐसा जीन जो उसका खुद का नहीं है, उसको खुद पे तो मिलता ही नहीं है नेचुरल कंडीशन में, किसी और बाहर जगह, किसी और बाहर के ऑर्गेनिज्म से लेकर डाल दिया, उस होस्ट को क्या बोलते हैं? हेट्रोलोगस। सपोज करो यहाँ पर अगर ये जो जीन होता एफ प्लस फैक्टर होता, एफ प्लस फैक्टर तुम्हें पता है फर्टिलिटी फैक्टर जो सेक्स पिलाई बनाता है। तो तो बेटा इस केस में, तो बेटा इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस होस्ट। क्या बोलते हैं इसे? होमोलोगस होस्ट। तो एक मिनट रुको। हाँ यस, तो उसको बेटा हम बोलते हैं होमोलोगस होस्ट। तो एक बार देखेंगे, तो हेट्रोलोगस होस्ट और होमोलोगस होस्ट क्या होता है? हेट्रोलोगस होस्ट वो होता है जो डीएनए भाई उसका खुद का तो मिलता नहीं उसे, वो डीएनए खुद का नहीं है, तो कहाँ से लिया गया है? वो डीएनए लिया गया किसी बाहर के ऑर्गेनिज्म से। तो उस केस में उसको, जैसे इंसुलिन ले लिया, तो इंसुलिन का जो केस था वो कौन सा था? हेट्रोलोगस होस्ट। और अगर एफ फैक्टर जो ई कोलाई में मिलता ही है नेचुरली, वो ट्रांसफर कर दें तो उसको क्या बोलेंगे? होमोलोगस होस्ट। तो बेटा किसी को कुछ पूछना है इसमें? हेट्रोलोगस नो होस्ट और सर। होमो, समझ आ गया डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट्स बोलो बेटा। यस सर। यस ठीक है, सर। ओके, डन। अब मुझे बताओ, ये जो ई कोलाई है जो ट्रांसफॉर्म हो, इसका हम क्या करेंगे? स्मॉल स्केल कल्चर या लार्ज स्केल कल्चर? लार्ज स्केल कल्चर अगर हम कर रहे हैं, अगर हम इसका लार्ज स्केल कल्चर कर रहे हैं तो किसमें करेंगे? बायोरिएक्टर के अंदर, बायोरिएक्टर में सर। बायोरिएक्टर में करेंगे। और बायोरिएक्टर के बाद हम क्या करेंगे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से क्या होता है बेटा? जो इंसुलिन बनाया है ना इसने, वो इंसुलिन निकाल लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ और भी चीजें होंगी, मीडियम का कुछ कंटेमिनेंट होगा, कुछ और भी कंटेमिनेशन होगी। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से सारी कंटेमिनेशन को हटा के प्यूरिफाई करके अपनी इंसुलिन हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एक बात है पूछने वाली कि ये जो इंसुलिन जीन जो इंसुलिन बनाएगा, ये जो इंसुलिन जो प्रोडक्ट बनाएगा, इंसुलिन जीन का प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, इंसुलिन जीन का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर
इस प्रोडक्ट का नाम है इंसुलिन प्रोटीन। ये इंसुलिन प्रोटीन क्या है बेटा? ये हार्मोन है। ठीक है, आप सुनेंगे ध्यान से। अगर एक इंडिविजुअल है, इसके अंदर खुद का इसका इंसुलिन जीन है और ये इंसुलिन बना रहा है, अच्छा खासा इंसुलिन हार्मोन बना रहा है, तो ये तो प्रोटीन है। अगर हमने इसका इंसुलिन जीन निकाल लिया और ये इंसुलिन जीन निकालकर इस ई कोलाई से बनवा रहे हैं इंसुलिन प्रोडक्ट, इसमें डाल दिया ये इंसुलिन, और इस ई कोलाई से हम क्या बनवा रहे हैं? इंसुलिन प्रोटीन, जो कि हार्मोन है एक। तो अब सुनना मेरी बात। तो इस केस में ये जो हार्मोन इंसुलिन प्रोटीन है ना, इसको बोलते हैं रिकम्बाइंड प्रोटीन। तो क्या बोलते हैं? रिकम्बाइंड प्रोटीन। लेकिन ये रिकम्बाइंड प्रोटीन नहीं है। तो अगर हम कोई जीन, डिजायर जीन, किसी होस्ट में डालते हैं और उस जीन से कुछ प्रोडक्ट निकाल लें, वो कोई एंजाइम हो सकता है, वो कोई हार्मोन हो सकता है, या कोई भी प्रोटीन हो सकती है, वो प्रोडक्ट निकाल लें, उस प्रोटीन को या उस प्रोडक्ट को बोलता है रिकम्बाइंड प्रोटीन या रिकम्बाइंड प्रोडक्ट। तो समझ आया रिकम्बाइंड प्रोटीन क्या है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, मैं तो एक लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे। इफ एनी, एनसीईआरटी की लाइन है ये। इफ एनी प्रोटीन, if any protein encoding gene, if any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, in a heterologous host, and it is called as recombinant protein। हम उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। हम उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा अब सुनेंगे। हम लोगों ने देख लिया बायोरिएक्टर क्या होते हैं, तो बायोरिएक्टर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो बायोरिएक्टर में हम क्या करते हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इन बायोरिएक्टर्स large scale production is possible। large scale production is possible, large scale production possible है। ठीक है, अब सुनना। हाँ, तो सुनेंगे अभी आगे, आप सुनेंगे। नेक्स्ट, बायोरिएक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर्स हैं क्या? तो अब बायोरिएक्टर्स क्या है तो सुनेंगे। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, बायोरिएक्टर्स आर द वेसल, ऐसे लिखते हैं, आर द लार्ज वेसल्स, are the large vessels, are the large vessels where large volumes, volumes होता है 100 to 1000 लीटर्स। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी का लाइन है ये। कितना वॉल्यूम हो सकता है? 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर। इस पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड, ठीक है, कैन बी प्रोसेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, thus bioreactors can be thought of as thus bioreactors are the vessels, ऐसे लिखते हैं, are the vessels in which raw materials are biologically converted। ये इंपॉर्टेंट है, biologically converted, अंडरलाइन कर देता हूं, biologically converted into specific products,
इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, उनको हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एक्सेट्रा, ठीक है। यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट और ह्यूमन सेल, यूजिंग माइक्रोब्स, माइक्रोबियल, कॉमा प्लांट और ह्यूमन सेल, और कोई एनिमल सेल भी हो सकता है। अच्छा, ये बात हो गई हमारी बायोरिएक्टर की वेसल्स के बारे में, बायोरिएक्टर की डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजिकल कन्वर्टेड। और एक बात और लिखनी थी कि जो बायोरिएक्टर्स में जो कंडीशन होती है वो सारी ऑप्टिमम रहती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिख देते हैं, बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स, बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं फॉर फॉर ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। वो ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ठीक है, ऑप्टिमम विटामिन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो ये सब प्रोवाइड करता है बायोरिएक्टर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, दो टाइप के बायोरिएक्टर हम लोगों को पढ़ने होते हैं। तो जो दो टाइप के बायोरिएक्टर्स हैं, टू टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर, तो इसके डायग्राम हम एनसीईआरटी से देखेंगे। टू टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर, तो दो टाइप के बायोरिएक्टर हमें पढ़ने होते हैं। एक तो होता है स्टीयरिंग टैंक और स्पाज्ड एयर स्टीयरिंग टैंक। स्टीयरिंग टैंक, स्टीयरिंग टैंक बायोरिएक्टर, एक होता है स्पाज्ड एयर स्टीयरिंग टैंक, स्टीयरिंग टैंक, स्टीयरिंग टैंक बायोरिएक्टर। तो ये दो टाइप के बायोरिएक्टर्स हैं जो हम लोगों को इनके डायग्राम पढ़ने हैं। तो इनके डायग्राम कहाँ से, एनसीईआरटी से देखेंगे, ठीक है। मैं एक बार शो कर देता हूँ तुम लोगों को। तो चैप्टर होगा पेज, किसी को याद है क्या? तो 204। 204, ठीक है, बस आ ही गया। क्लोनिंग वेक्टर 198 200। यस, ये देखो बेटा, ये दो डायग्राम हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में है। तो तुम लोग इसको कॉपी में ड्रॉ करोगे, ठीक है। कॉपी में ड्रॉ करना है हमें। ये वाला स्पाज एयर टैंक है, स्पाज, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर ए वाला, स्पाज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर बी वाला, स्पाज स्टीयर टैंक, ठीक है। देखो, अब देखो, इसमें स्टेराइल एयर, एसिड बेस पीएच कंट्रोलर, ये एसिड बेस पीएच कंट्रोलर है। स्टीम डाल रहे हैं यहाँ पे स्टरलाइजेशन के लिए। मोटर क्या करेगी, इस रोटर, ये जो रोटर है ना, घुमा रही है, देखो घुमाने का मतलब समझाया था मैंने, मिक्सिंग करना एयर वेयर को। फॉर्म ब्रेकर, ये फॉर्म जो प्रोड्यूस होगा उसको ब्रेक करेगा। और इस वाले में स्पाज एयर टैंक में कुछ नहीं है, सब सेम है, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा दिया, देखो ऊपर का जो सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, जिसके कारण एयर हम ऊपर से डाल पा रहे हैं ज्यादा। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, सरफेस एरिया बढ़ा दिया ऊपर से ताकि हम ऑक्सीजन को ज्यादा डाल पाए। तो ऐसे कल्चर जिनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ये वाला बायोरिएक्टर यूज करते हैं। लिखा ना, बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया।
तो ऑक्सीजन डालेंगे तो बबल्स बनेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी। तो ये दो बायोरिएक्टर हैं जो हम लोगों को कॉपी में ड्रॉ करने हैं और पढ़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आगे देखना इसमें, तो इसमें आगे ये बातें कुछ लिखी हुई हैं, इसको रीड करेंगे मेरे साथ और उसको तुम कॉपी में नोट बनाओगे। द स्टीयर टैंक रिएक्टर यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट्स। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है। तो बेस कैसा होता है इसका, कर्व्ड। बेस कैसा होगा, कर्व्ड, कुछ इस तरह से कर्व होगा ये, ठीक है, कर्व होगा बेस, ठीक है। To facilitate the mixing of the reactor contents, the stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor। मैंने बताया था जो स्टीरर जब घूमता है तो मिक्सिंग करा देता है और ऑक्सीजन पूरे बायोरिएक्टर में फैल जाती है। Alternatively, air can be bubbled through the reactor। ऊपर से एयर भी हम डाल सकते हैं, भाई डालते हैं। Okay, if you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system। Agitator मतलब जो घूमता है मोटर से। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोलर सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स। सैम्पलिंग पोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे सैंपल डाल पाए, हम कल्चर को डाल पाए, सैंपल को डाल पाए। सो द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉल पीरियड। और यहाँ से हम छोटा छोटा कल्चर हम पीरियोडिकली रिमूव भी कर सकते हैं। एग्जॉस्टिक कल्चर, ये बताया था मैंने, एग्जॉस्टेड कल्चर हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना ये। तो ये था हमारा बायोरिएक्टर्स के बारे में। किसी को कुछ पूछना है? डायग्राम बेटा कर लोगे बायोरिएक्टर्स के बारे में? बोलो। यस सर, sir. एनसीईआरटी से जाएगा। Yes, sir. चलो गुड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, उसको भी कर लेते हैं, फिर चैप्टर फिनिश है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, तुम लोगों को मैंने बताया था, जब हम कल्चर करते हैं, जब कल्चर करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट बना, फॉरेन प्रोडक्ट, उसको निकालना भी तो है। उसको निकालेंगे कैसे, प्यूरिफाई करेंगे उसको पूरा, ठीक है। तो उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, जो कल्चर करते हैं उसको मतलब बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, आफ्टर कल्चरिंग या बायोसिंथेटिक स्टेज, जो बायोरिएक्टर्स के थ्रू करा हमने, द प्रोडक्ट has to be undergone to series of processes before it is ready for marketing। तो मार्केट में आने से पहले उसको बहुत सारे प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। प्रोसेस लिख देते हैं, प्रोसेसेस इंक्लूड्स क्या क्या होता है प्रोसेस, यहाँ लिख देते हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन करना, प्यूरिफाई करना, ठीक है। इस इन सबको सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करने को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, अब सुनना जरा। अगर किसी प्रोडक्ट में मार्केटिंग कर रहे हैं, हमने सेपरेट और प्यूरिफाई तो कर लिया, अब उसे मार्केट में पहुंचाना है, तो मार्केट में पहुंचते पहुंचते हो सकता है वो रॉटन, खराब हो जाए, तो उसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड करते हैं, तो ये भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आएगा। मैं लिख देता हूँ, द प्रोडक्ट can be subjected to add preservatives, ठीक है। प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर सकते हैं, और आगे सुनना, सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड कर सकते हैं। और द प्रोडक्ट
has to undergone through clinical trials as in case of drugs ठीक है, मतलब अगर कोई ड्रग है तो जैसे कोई भाई कोरोना है, कोरोना की वैक्सीन बन रही है तो उसके फेज ट्रायल्स चल रहे हैं ना, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, ऐसे तो ना मार्केट में दे देंगे। या कोई ड्रग बनाई है, कोई दवाई है, जैसे रेमडेसिविर बनाई थी, ये बहुत सारी ड्रग्स हैं, तो उसको हम क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, ऐसे तो ना उसको मार्केट में दे देंगे। तो अगर कोई मेडिकल चीजें हैं जो ड्रग्स में या मेडिकल में काम आना है तो उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू जाना पड़ेगा। ये भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी होती है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी होगी, ठीक है, क्वालिटी टेस्टिंग भी होती है। अच्छा, क्वालिटी टेस्टिंग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगी भाई, जो प्रोडक्ट होगा उस पर डिपेंड, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करती है भाई। मेडिसिन में यूज होना है तो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग अलग तरीके से होगी, ठीक है। फूड के लिए यूज करना है तो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग अलग होगी। तो क्वालिटी टेस्टिंग किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा पूरा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग खत्म हुआ। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर लें, सपोज करो ये बायोरिएक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये भाई स्टीरर था, ये सब था, यहाँ पे हमने फ्रेश मीडियम इनलेट्स के थ्रू डाल रहे थे, सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं यहाँ, सैम्पलिंग पोर्ट्स, सैम्पलिंग पोर्ट से हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? मीडियम, एग्जॉस्टेड मीडियम। अब मुझे बताओ, इस जब ये एग्जॉस्टेड मीडियम यहाँ से निकाल रहे हैं तो उसमें से कुछ बैक्टीरिया भी तो आ जाएंगे साथ साथ। सपोज करो जो आया हमने क्लास में ले लिया, ये जो एग्जॉस्टेड मीडियम आया उसको हमने यहाँ पे डाल दिया, अब इसमें बैक्टीरिया भी है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी है इसमें, जिनके अंदर हमारा इंसुलिन भरा पड़ा है। हम क्या करेंगे? अब इन बैक्टीरिया की लाइसिस करेंगे। बैक्टीरिया की क्या करेंगे? बैक्टीरिया की लाइसिस भाई एंजाइम्स के थ्रू लाइसिस करेंगे तो उनका साइटोप्लाज्म वाला कंडक्ट बाहर आ जाएगा, उनका साइटोप्लाज्म बाहर निकाल लेंगे। सपोज करो टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया साइटोप्लाज्म सारा बैक्टीरिया का, और इन साइटोप्लाज्म में हमारा इंसुलिन भी है और दूसरे कंटेमिनेशन भी है। तो हम क्या करेंगे? इंसुलिन को सेपरेट और प्यूरिफाई, इंसुलिन को सेपरेट करेंगे एंड प्यूरिफाई भी करेंगे भाई, सेपरेट एंड प्यूरिफाई। और उसके बाद भाई क्लिनिकल ट्रायल्स कर लेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स सब सक्सेसफुल हुआ तो कहाँ जाएगी? मार्केट में। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ से लेकर ये सारा जिसको हमने सर्कल करा, ये किसमें आ जाएगा? डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो यही तो हमने सारा लैंग्वेज में लिखा था, जो हमने आप एक डायग्राम में बता दिया। सैम्पलिंग पोर्ट से एग्जॉस्टिव मीडियम निकाला, उसको हमने स्पीकर में डाल दिया, बैक्टीरिया को उठाया, बैक्टीरिया को तोड़ दिया, लाइसिस कर दी एंजाइम से। साइटोप्लाज्म किसका है? साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया का, और उसके साइटोप्लाज्म में हमारा इंसुलिन है और भी कंटेमिनेशन है। सपोज करो इंसुलिन भी है और कुछ कंटेमिनेशन भी है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? इंसुलिन को निकालेंगे, इंसुलिन सेपरेट और प्यूरिफाई कर लेंगे। प्यूरिफाई करने के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स, और मार्केट में क्या आ गई? इंसुलिन आ गई। इस इंसुलिन का नाम है ह्यूमेलिन, ह्यूमन लाइक इंसुलिन है ये है। तो दिस इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो हमने पूरा यहाँ पे स्टडी किया। किसी को कुछ डाउट पूछना है? यस बेटा बोलो। नो सर। सबको क्लियर है सारा? ठीक है फिर। तो बेटा ये सारी बातें हो गई हमारी, तो ये चैप्टर तो यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया है। तो कुछ एक दो बातें हैं जो कुछ एक्स्ट्रा हो सकती हैं तो वो लिखते हैं, देखते हैं जरा। तो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैं कुछ लिखते जा रहा हूँ, तुम लोग बताना। ईएफबी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ ली थी, तुम्हें आनी चाहिए। आती है ईएफबी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ बायोटेक? यस सर। गुड, चलो ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक। तो कुछ चीजें जो मिसिंग होगी तो बताना। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक में जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। बायोप्रोसेस, यस सर।
मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, ठीक है। तो याद रखना है बेटा, ये हमने 2 पढ़े थे, हमने पढ़ लिए थे, तुम लोग पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जीन क्लोनिंग का स्टेप कैसे होता है पढ़ा था, जीन क्लोनिंग इन विवो, इनफैक्ट इन विवो जीन क्लोनिंग याद है सबको? भाई वेक्टर लिया, डिजायर जीन कट किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम, सबको याद है कैसे किया था ये? Yes, sir. सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, कोई बताएगा? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट हर्बर्ट डीएनए बॉयर, हर्बर्ट Herbert बॉयर Boyer. ने कोइन ने। पहले कोहेन ने, कोहेन एंड बोयर। यस सर, सैल्मोनेला Good. टाइफी से। ठीक है, प्लाज्मिड था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का, उसके अंदर डाल दिया था जीन। अच्छा, ये सारा टूल्स ऑफ बायोटेक पढ़ रहे थे जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस पढ़ा था। इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स ऑफ बायोटेक भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स ऑफ बायोटेक। इनको केमिकल स्काल्पल्स भी बोलते हैं, केमिकल स्काल्पल्स भी बोलते हैं इनको, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया था। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की नेमिंग, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है हमने पढ़ा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक्शन कैसे होता है वो हमने पढ़ा, स्टिकी एंड ब्लंट एंड वाला, ये हमने सारा पढ़ लिया था, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कि पैलिंड्रोम पे कट करता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। ये बैक्टीरिया बनाता है डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, किसके अगेंस्ट, बैक्टीरियोफाज के अंदर बनाता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के, तो मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे इको R1 हमने पढ़ा था, किसको कट करता है, GAATC, GAATC, कट कहाँ लगाता है, G और A के बीच में। अगर वो बीच से कट लगाएगा एकदम तो क्या होगा बताओ जरा? तो सर ब्लंट Blunt एंड ends. बनेंगे। ब्लंट एंड्स बन जाएंगे, कुछ फायदा ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था। एक होता है बैम H1, 1-2 एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे बस। बैम H1, जी और जी के बीच में। हाँ कहाँ देखो, ईशर्षिया कोलाई से मिला इको R1, बैम H1 मिला हमें बैसिलस अमाइलोलिक्यूफेशियन से, बैसिलस, GGA. वेरी गुड, अमाइलो लिक्विफेशियन से मिला, बैक्टीरिया का नाम है ये, तभी तो बी आया, और एम मतलब अमाइलो लिक्विफेशियन से आया, एक्स की स्ट्रेन है। तो GGATC, हाँ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री वही पैलिंड्रोम बनेगा। कट का करता है, जी और जी के बीच में कट करेगा ये, ठीक है। ये एक एग्जांपल ये हो गया। HIN3 का एग्जांपल लिख लेते हैं, HIN3 तो हीमोफिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, इन्फ्लुएंजा। यस सर। हाँ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मिला हमें ये, ठीक है। ये कट कहाँ करता है देखेंगे, जैसे AAGC है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री AAGCT, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, राइट। तो यहाँ से कट कहाँ से करेगा, ये ए और ए के बीच में कट करेगा। तो दिस इज द पैलिंड्रोम ऑफ द HIN3, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, तो इतना सारा 3 बहुत है हमारे लिए, और इको R1 सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुमसे पूछेगा, ठीक है। टाइप आपने 1 सर एक टाइप 2, इको R5 भी लिखवाया था। हाँ इको R5 भी लिखवाया था। और टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में लैब में कौन सा यूज होता है तुम्हें बताया था मैंने, याद है? इको R2। टाइप 2 यूज होता है भाई, टाइप 2, टाइप 2 टाइप 2 क्यों यूज होता है, किसको पता है? हाँ सर, ये क्या मुकुल? सर एक क्वेश्चन आया सर, कौन सी टाइप का यूज होता है सर? हाँ सर, ये आया था ना, कल कर आया दिया था ठीक, परसों। हाँ। तो तो टाइप टाइप 2 यूज भाई, एटीपी भी नहीं चाहिए इसे, जहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा वहीं कट करेगा, है ना, जहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है एकदम वहीं कट कर देता है, इसलिए इसको हम, इसकी स्पेसिफिसिटी की वजह से इसको हम यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया था। तो डीएनए डीएनए लाइगेज तो हमें पता है, डीएनए लाइगेज क्या करता है, सर मॉलिक्यूलर फॉस्फोडाइस्टर ग्लूज होते हैं सर, वो जोड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। मॉलिक्यूलर ग्लू होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन को करता है, तो उसके मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं इसको, तो सर ये भी मॉलिक्यूलर क्वेश्चन ग्लू, आया था। ये भी आया था।
यस सर, मॉलिक्यूलर ग्लूज। तो मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। जो हम लोग बायोटेक में यूज करते हैं ना डीएनए लाइगेज, वो T4 डीएनए लाइगेज यूज करते हैं। T4 डीएनए लाइगेज यूज करते हैं बायोटेक में। तो ये हम बायोटेक में यूज करते हैं डीएनए लाइगेज, T4 डीएनए लाइगेज, ठीक है। बैक्टीरियोफाज T4 से लिया गया है ये। खैर, डीएनए पॉलीमरेज तो पता ही है तुम्हें क्या काम करता है। तुम लोगों को मैंने क्या वो बताया था, एल्कालाइन फॉस्फेटेज का काम। एल्कालाइन फॉस्फेटेज का काम बताया था क्या? सर नहीं याद। याद नहीं मुकुल, सर, बताया था। याद नहीं तो देखो, सपोज करो कि ये डीएनए, इसको कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, तो ये ओपन हो गया 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। तुम लोगों को पता है 5 प्राइम एंड पे क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। 3 प्राइम एंड पे क्या होता है? OH ग्रुप। अब ये दोबारा से जब ये निकला तो दोबारा से बॉन्ड बना सकता है, तो कट करने का मतलब ही नहीं हुआ, ये दोबारा से लाइगेट हो सकता है। तो ये हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज डालते हैं हम यहाँ पर। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा। तो जब ये 5 प्राइम से 5 प्राइम एंड से माइनस फॉस्फेट ग्रुप कर देगा, तो जब फॉस्फेट ग्रुप निकल गया तो क्या ये फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड बन सकता है? अब नहीं बन पाएगा। तो अब ये सेल्फ लाइगेट नहीं होगा, तो उसको दिस एंजाइम इज यूज्ड टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन। Alkaline phosphatase is used in biotechnology to prevent self ligation। तो सेल्फ लाइगेशन को बचाने के लिए हम इसको ऐसा करते हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान सुनना भाई, डिजायर्ड जीन होगा, जो डिजायर्ड जीन, सपोज करो डिजायर्ड जीन है, ये लगाया, ठीक है। डिजायर्ड जीन, इसका 5 प्राइम एंड है, ठीक है। तो हम लोग इस डिजायर्ड जीन को यहाँ पे ऐसे लाइगेट करते हैं, डिजायर्ड जीन को लाइगेट करेंगे यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। डिजायर्ड जीन को ऐसे लाइगेट करेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कि अब 5 प्राइम एंड यहाँ पे आ जाएगा डिजायर्ड जीन का, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए लाइगेज बना देगा। तो तुम लोगों को इतना याद रखना है कि एल्कालाइन फॉस्फेटेज इज यूज्ड टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन। सेल्फ लाइगेशन ना हो किसकी वजह से? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। तो फॉस्फेट ग्रुप को हटा देते हैं। तो एल्कालाइन फॉस्फेटेज रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप एंड प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन। तो ये एल्कालाइन फॉस्फेटेज का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़ लिए थे हमने, फीचर्स पढ़ लिए थे, ओराई, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट्स, PBR322 पूरा पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। ओके, ये सारा हो गया था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लेक्जेट जीन, वो हमने पढ़ लिया था, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग जिसको तुम बोलते हो, ठीक है। ये वेक्टर पढ़ लिए थे हमने। TI प्लाज्मिड के बारे में पूरा पढ़ लिया था। रेट्रो शटल वेक्टर बताया था क्या मैंने? शटल वेक्टर, शटल वेक्टर बताया था क्या? सर मे बी नो। नहीं। तो सुनना, शटल वेक्टर क्या होता है? ये ऐसे वेक्टर होते हैं, जैसे बेटा कुछ वेक्टर होते हैं जैसे प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया में यूज करते हैं। यैक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम किसमें यूज कर सकते हैं? एक मिनट, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम यूज कर सकते हैं तो यीस्ट में, यूकैरियोट में, एक बार यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज कर सकते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। तो मतलब यूकैरियोट्स के लिए अलग वेक्टर होते हैं और प्रोकैरियोट्स के लिए अलग। लेकिन शटल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में यूज कर पाते हैं। तो लिख देते हैं, these vectors can replicate in both, किस में? प्रोकैरियोट्स में as well as in यूकैरियोट्स। तब इनको शटल वेक्टर बोला है, as well as in यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में भी यूज करो इनको, और किस में यूज करो? प्रोकैरियोट्स में भी यूज करो, इसलिए इनको शटल वेक्टर बोला गया है। इसका एक एग्जांपल होता है, मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये शायद तुम्हारी बुक्स में का नहीं है या नहीं। येप नाम का होता है, लिख देता हूँ, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। तो एक शटल वेक्टर है, ठीक है। तो ये शटल वेक्टर है, तो हम इसको यूज करते हैं इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स, ठीक है।
ओके, ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने बेटा प्रोसेस ऑफ आरडीटी देखा था। प्रोसेस ऑफ आरडीटी, सारे प्रोसेस बताए थे हमने कौन कौन से होते हैं आरडीटी के। तो मैं एक बार फटाफट से लिख देता हूँ। सबसे पहले हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे। भाई सपोज करो व्हीकल डीएनए निकालना है, मैसेंजर डीएनए निकालना है, तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए होगा ना। तो पहला स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबको पता है डीएनए को आइसोलेट करेंगे। जब डीएनए को आइसोलेट कर लिया हमने, तो इस वेक्टर डीएनए को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा, इसको भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। इस दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आरई, बाय आरई, थर्ड पॉइंट। अब जब हमने करा तो पैसेंजर डीएनए के तो काफी सारे फ्रेगमेंट्स हो गए होंगे, हमें ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए। तो किस टेक्निक से निकाल सकते हैं बताओ? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। हाँ, तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन, separation and isolation of desired DNA fragment, of desired DNA fragment। अब ये कर लेंगे भाई, ठीक है। अब जब ये हो गया, तो अब जब ये सेपरेट हो गया तो उसको पीसीआर से एम्पलीफाई भी कर लेंगे। पीसीआर से एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, पीसीआर यहाँ भी चला सकते हैं। वेक्टर डीएनए और पैसेंजर डीएनए को भी यहाँ भी एम्पलीफाई कर सकते हैं, वो हमारे पास चॉइस है। यहाँ तो करेंगे करेंगे। पीसीआर से इस वाले डिजायर्ड डीएनए को एम्पलीफाई कर दिया, डिजायर्ड डीएनए को एम्पलीफाई भी कर लिया, चलो ठीक है, पीसीआर चल गई। अब क्या करेंगे? डीएनए लाइगेज, इस डिजायर फ्रेगमेंट को वेक्टर में जोड़ देंगे डीएनए लाइगेज से। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। जब वेक्टर में लाइगेट हो गया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। सर ठीक काइमेरिक है, भी बोलते हैं। हाँ काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं इसको। उसके बाद क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तुम बताओ, सिलेक्शन भी तो करेंगे भाई। ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, पूरा सिलेक्शन भी करेंगे। सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे बताओ? कल्चरिंग, बायोरिएक्टर, लार्ज स्केल कल्चर, कल्चरिंग, ठीक है। कल्चरिंग बायोरिएक्टर्स में कर सकते हैं। और बायोरिएक्टर्स में कल्चर करके क्या करेंगे बताओ? नेक्स्ट लास्ट स्टेप डाउनस्ट्रीम क्या होना चाहिए? प्रोसेसिंग। हाँ, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये सारे प्रोसेस हो गए बेटा। तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो पूरा पढ़ लिया हमने। ये सारे प्रोसेस सारे पढ़ लिए हमने, एक एक करके सारे पढ़ चुके हैं। तो ये सब हमारा पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पर आइसोलेशन ऑफ डीएनए पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है होनी नहीं चाहिए। हम लोगों ने पीसीआर भी पढ़ लिया था, याद है पीसीआर? यस सर, पॉलीमरेज, यस सर, डीनेचुरेशन, एनेलिंग। उसके सारे स्टेप्स भी पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ये सब तो कर चुके हैं। अब तुमसे अगर मैं पूछूं एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, भाई ये बताओ एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर क्या है? तुम लोगों ने सर टाइम सेव हेल्थ करता सर ये। टाइम से तो करते ही करते, तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ा था। म्यूटेशन को पता लगाना है, एचआईवी को पता लगाना है, तो पीसीआर चला दो। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अरे नहीं पढ़ा? सर कहाँ पे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में था या नहीं था? नहीं था क्या? चलो कोई नहीं। ये शायद उसमें बायोटेक 2 में भी नहीं हो, तो बायोटेक 2 में भी आएगा अभी। बायोटेक 2 जो पढ़ेंगे ना हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, तो मैं वहीं बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। मुझे याद दिला देना कोई, तो एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर बताना है, तो वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, बाकी डिटेल में वहां पढ़ेंगे। डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, पैथोजन का पता लगाना हो। डायग्नोस्टिक ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, डायग्नोसिस ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं हम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आती है।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी काम आती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है। उसमें ये पेरेंटल डायग्नोसिस में भी काम आता है, पेरेंटल पेरेंटल डायग्नोस्टिक्स में भी काम आता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है सब इसकी। प्लांट पैथोजन में आगे सारे प्लांट पैथोजन, और एक पैलेंटोलॉजी में भी काम आती है। पैलेंटोलॉजी क्या होती है बेटा? सर फॉसिल्स एविडेंस होता है सर। हाँ, पैलेंटोलॉजी में भी काम आती है। अब सुनो, जिसमें एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये इंडिविजुअल है, ठीक है, इसके अंदर HIV आ गया बेटा। क्या हो गया? इसे HIV आ गया इसके अंदर। तो HIV आ गया तो एड्स हो सकता है कितने 5 महीने से लेकर कितने साल? 5 साल 10 साल सर 10 साल 10 ईयर्स तक लग सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में। ठीक है, तो भाई अब इसको हम PCR से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? PCR से देखो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे। जब इसके अंदर एलाइजा टेस्ट तो है ही भाई, ये तो है ही, लेकिन एलाइजा से एक कंफर्मेटरी टेस्ट है PCR। कैसे करेंगे सुनेंगे। जैसे सपोज करो इस पर्सन के सेल के न्यूक्लियस से हमने इसका DNA निकाल लिया, ऐसे निकाल लेते हैं, इसका DNA निकाल लिया हमने। तो अगर इसके अंदर HIV आया होगा तो HIV का वायरस का जीनोम इसके अंदर इंटीग्रेट हुआ होगा। सोचो, वायरस क्या करता है? अपना जीनोम होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट कर देता है। ये तो तुमने पढ़ा ही था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। यस सर वायरस एक डायग्राम था ना HIV वाले में। यस सर भाई जो भी वायरस आता है वो अपना DNA होस्ट के DNA में इंटीग्रेट कर देता है। तो ये HIV का DNA है। चलो खैर, हम लोगों ने क्या करा? डीनेचुरेशन कर दी इसकी। तो डीनेचुरेशन करी तो दोनों फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए। ये सीक्वेंस HIV का ही है। ठीक है, HIV का जीनोमिक सीक्वेंस हम लोगों को पता है, वही हमारा जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम लोग ना प्राइमर्स डिजाइन कर देते हैं HIV वायरस के लिए। तो अगर प्राइमर्स एनिल अगर इसके अंदर HIV वायरस का जीनोम होगा तो प्राइमर्स यहाँ जाके चिपक जाएंगे। अगर HIV वायरस नहीं होगा, HIV नहीं होगा इसके जीनोम में, तो प्राइमर्स चिपकेंगे नहीं, और टैग पॉलीमरेज को यूज करके उसको एक्सटेंड भी कर देंगे। तो अगर एक्सटेंशन हो गई तो DNA के फ्रेगमेंट, HIV का जो फ्रेगमेंट DNA का फ्रेगमेंट होगा वो हमें ज्यादा मिल जाएगा। तो हम अगर ज्यादा मिल गया तो मतलब एम्पलीफिकेशन पूरी हो गई तो समझेंगे कि इसके अंदर HIV आया हुआ है, और इसके अंदर अब एड्स कभी भी हो सकता है। ऐसे सपोज करो इसके DNA में HIV वायरस होता ही नहीं, और PCR टेस्ट कराने गया है। तो अब हम इसको जब जीनोम को अलग अलग करेंगे इसके डीनेचुरेशन से, और प्राइमर्स लगाएंगे HIV वायरस के लिए, तो क्या प्राइमर अनिल कर पाएंगे यहाँ पर? अब नो अलीलिंग ऑफ प्राइमर, नो अलीलिंग ऑफ प्राइमर, क्योंकि HIV के लिए प्राइमर बनाए थे और HIV का जीनोम है ही नहीं। तो तुम कितना भी इलोंगेशन कर लो, DNA ऐसा का ऐसा रहेगा, नो इलोंगेशन। इलोंगेशन भी नहीं होगी तो समझ जाएंगे कि भाई इससे HIV आया ही नहीं है इसके अंदर। तुम लोगों को आजकल जो टेस्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस के, कोविड-19 का टेस्ट PCR बेस्ड है। PCR बेस्ड टेस्ट भी होता है, तुम्हें पता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR हो रही है वो। खैर ये RT-PCR हमारे कोर्स में है नहीं। PCR बेस्ड, हम PCR से किसी डिजीज का पता लगा सकते हैं और किसी पैथोजन का पता लगा सकते हैं, जो हमारा पॉइंट था ये, जैसे HIV। तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे कुछ एप्लीकेशन थी PCR, और मैं इसको एप्लीकेशन PCR बायोटेक के एप्लीकेशन में भी इसको पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में। तो ये हमारा पूरा खत्म हो गया है। उसके बाद हमने सारा कल्चरिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ लिया, तो चैप्टर फिनिश है बेटा मेरे एंड से। तो तुम लोगों को क्या काम करना है? इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉड्यूल से करो सॉल्व। मॉड्यूल सबके पास होगा अब, या अपने यस सर फिंगरप्रिंट, हाँ MTG की बुक है तुम्हारे पास, उससे करो। और DNA कौन सी तुम्हारे फिंगर टिप्स, फिंगर प्रिंटिंग बोल रहा हूँ मैं, फिंगर टिप्स वाली बुक है जो, उससे करो। तो पर क्वेश्चंस करो। ये चैप्टर फिनिश हो गया है, तो कल से हम नया चैप्टर पे आएंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कल से हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग इसके पहले नोट्स कंप्लीट करोगे और इसको पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे, चैप्टर एंड हो गया। इसको कुछ पूछना तो पूछे मुझसे।
नो सर